एक लड़की को देखा तो एपिसोड 41 फ्लैशबैक। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही अनिका तुरंत जग गई। मामी ने क्या कहा था वो अनिका ने नींद में सुना नहीं था। जब उसने अपने बेड की लेफ्ट हैंड साइड पर देखा तो वहाँ रिया नहीं थी। अनिका ने सोचा कि शायद रिया जल्दी जाकर नीचे मामा और बाकी परिवार वालों के साथ नाश्ता कर रही होगी। अनिका ने अपने की कमरे की बनावट और सजावट को गौर से देखा। उसे लगा कि उसकी माँ की पसंद काफ़ी आर्टिस्टिक थी। कमरा भले ही 25 साल पहले की सजावट था, मगर कमरे की सजावट देखकर आज भी काफ़ी मॉडर्न लग रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि अनिका की माँ स्वाति अपने टाइम के लोगों से काफ़ी आगे की सोच रखने वाली औरत थी। शावर लेने के बाद अनिका ने बेडरूम के कोने में एक छोटा सा स्टडी एरिया देखा। स्टडी एरिया में बैठने के लिए एक आरामदायक चेयर थी और अलग अलग शेल्फ में कई सारी किताबों का कलेक्शन मौजूद था। अनिका ने गौर से सारी किताबों के कलेक्शन को देखा। अनिका को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि ज़्यादातर किताबें बायोलॉजिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर आधारित थी। एक किताब हाथ में लेकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। कम से कम आज उसे इस बात का पता चला कि आखिर उसकी माँ ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिजनेस में क्यों कदम रखा था। अनिका हर किताब की कवर पर प्यार से अपना हाथ घुमाने लगी। अनिका को पता था कि आज से 25 साल पहले कभी इसकी माँ ने इन किताबों को छुआ था। वह अपनी माँ के स्पर्श को किताब के जरिए महसूस करना चाहती थी। तभी बेडरूम का दरवाज़ा फिर से किसी ने नॉक किया। अनिका ने जब दरवाज़ा खोला देखा कि सामने अंजलि मामी बहुत परेशान थी। अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा जल्दी करो, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अनिका ने मामी से पूछा, कैसी प्रॉब्लम मामी? क्या मिस्टर रोहित ने आपको फ़ोन किया था? अंजलि मामी ने अनिका को जवाब देते कहा, हाँ बेटा, रोहित का फ़ोन आया था कि उसने कहा कि उसकी दादी माँ की तबीयत को लेकर वो तुमसे बात करना चाहता है। रोहित ने कहा कि जैसे तुम जागो उसे तुरंत कॉल करो। ये बात सुनकर अनिका को भी टेंशन होने लगी। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं हॉस्पिटल में किसी ने दादी माँ को कोई गलत मेडिकेशन या ट्रीटमेंट तो नहीं दे दी। अनिका ने जल्दी फ़ोन उठकर रोहित को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर रिंग करने के बाद रोहित ने फ़ोन उठाते अनिका से कहा, दादी माँ को अब तक होश नहीं आया, यू हैव टू डू समथिंग फास्ट। कहीं दादी माँ को रोहित आगे कुछ कहे उससे पहले अनिका ने उसे रोकते कहा, काम डाउन मिस्टर रोहित, प्लीज़ काम डाउन। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। दादी माँ पर जब ऑपरेशन किया तब उनका शरीर बहुत कमज़ोर था, इसलिए दादी माँ को होश आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। हर बॉडी नीड्स रेस्ट राइट नाउ। अनिका को पता था कि ऑपरेशन के तुरंत बाद उसे पेशेंट की फैमिली को बात बता देनी चाहिए थी। एक डॉक्टर की हैसियत से ये एक बहुत बड़ी भूल थी। अनिका ने रोहित से माफ़ी मांगते हुए कहा, मिस्टर रोहित, ये बात मुझे आप लोगों को कल ही बता देनी चाहिए थी। मेरी वजह से आपको सभी को तकलीफ़ हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। अनिका की बस बात सुनकर रोहित कुछ देर के लिए चुप गया। जब थोड़ी देर रोहित शांत रहा तब अनिका ने रोहित से पूछा, क्या इस बात की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई? क्या आपकी फैमिली वालों ने आपसे अनिका जो पूछना चाहती वह रोहित समझ चुका था। रोहित ने अनिका की बात को सुनते सिर्फ इतना कहा, जी नहीं, कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। बड़ी फैमिली में छोटी छोटी बात होती रहती। क्या आप आज आकर दादी माँ को एक बार चेक नहीं करेंगे? रोहित की बात सुनते ही अनिका ने रोहित से पूछ लिया, क्या आपका बेटा हॉस्पिटल में है? रोहित अनिका की बात सुनकर चौंक गया। फिर भी उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह तो नहीं है, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? अनिका को पता था कि दादी माँ को कुछ दिनों बाद ही होश आने वाला था, इसलिए अनिका के वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। और फिर दिल्ली की लाइफ केयर हॉस्पिटल इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक थी, जहाँ के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ A+ ग्रेड के प्रोफेशनल थे, इसलिए अनिका को दादी माँ की कोई चिंता नहीं थी। तो बस वो रोहित के बेटे से मिलना चाहती थी, जिसकी आंखें बिल्कुल जानी पहचानी सी लगी थी। अनिका को लगा कि रहा था कि उस बच्चे की आंखें उसे कुछ कहना चाहती थी। अगर वो बच्चा हॉस्पिटल में नहीं था तो अनिका के हॉस्पिटल जाने का कोई मूड नहीं था। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने उससे कहा, मिस्टर मारवा, आज मेरी थोड़ी अपॉइंटमेंट है, पहले से फिक्स्ड है, एंड डोंट वरी, योर ग्रैंड मदर इज अंडर गुड केयर ऑफ हॉस्पिटल लाइफ केयर। अनिका ने रोहित के मुंह पर उसी की हॉस्पिटल की तारीफ करते हुए रोहित की बात को टाल दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ICU की ग्लास विंडो से अपनी दादी माँ को देखने लगा। रोहित को अब सिर्फ अपनी दादी माँ की आंखें खुलने का इंतज़ार था।
अचानक रोहित के मन में एक ख्याल आया कि आखिर अनिका ने उसके बेटे के बारे में क्यों पूछा। अनिका कल रात को किसी से उसकी बेटी की इन्फॉर्मेशन निकालने का कह रही थी और आज जब रोहित ने उससे पूछा कि वह हॉस्पिटल आने वाली है नहीं, तभी उसने अनिका ने अपने बेटे के बारे में पूछा। असली मकसद को लेकर रोहित के मन में शक बढ़ता ही जा रहा था। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल सामने खड़ा धीरज रोहित से पूछना, क्या हुआ, दादी की तबीयत कैसी है? रोहित ने अपने ख्यालों से रहते हुए धीरज की बात का जवाब दिया, दादी माँ ठीक है, कुछ दिन में होश आ जाएगा। धीरज ने एक लंबी सांस छोड़ी। धीरज ने आर्यन से जरूर नफरत करता क्योंकि वह उसे मारवा खानदान का वारिस बनाने के लायक नहीं समझता, मगर कहीं ना कहीं धीरज यह जरूर जानता था कि उसकी दादी चाची को जल्द से जल्द होश आ जाए। रोहित को टेंशन में देखकर धीरज ने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित, तुम टेंशन में क्यों नजर आए हो? अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे बताना, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। धीरज की बात सुनते रोहित ने उसे जो सवाल पूछ लिया जो पिछले कई घंटों से उसके मन में चल रहा था। मुझे एक बात बताओ धीरज, कोई 25 से 20 साल की लड़की अगर आर्यन के नज़दीक आना चाहती है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? धीरज ने इस बात का बिना सोचे समझे जवाब दिया, इसका मतलब साफ है कि वह लड़की तुमसे शादी करना चाहती है और आर्यन की सौतेली माँ बनना चाहती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह तुम्हें पसंद है या नहीं? ये कहते हुए धीरज हंसने लगा। रोहित इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था। उसने धीरज से गुस्से की तरफ देखकर कहा और उससे कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि उस लड़की को मुझे वो इंटरेस्ट नहीं तो तुम क्या कहोगे? धीरज वेटिंग एरिया में रखी बेंच पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद रोहित को देखने के बाद बोला, 25-26 साल की लड़की तुम्हारी बहू बनने के सपने तो नहीं देख रही होगी? अरे भले ही कुछ तुम जैसा दिखता हो मगर अभी बहुत छोटा है। ये कहते हुए धीरज फिर से आवाज़ दबाते हुए हंसने लगा। फिर जब उसे लगा कि उसकी यह हरकत देखकर रोहित को और गुस्सा दिला सकती है, उसने हंसी रोकते हुए रोहित से पूछा, अगर आज आप फ्री हों तो क्या मुझे बलबीर सर की एकेडमी में ले जा सकते हो? रोहित ने धीरज की इस बात का जवाब नहीं दिया और आईसीयू वार्ड से बाहर की तरफ चलने लगा। धीरज उसके पीछे पीछे चलने लगा। रोहित से पूछा, कहाँ जा रहे हो आप? रोहित ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, आर्यन को पिकअप करके मैं बलबीर सर से मिलने जा रहा हूँ, तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। मल्होत्रा हाउस। बेडरूम में अनिका ने जब लैपटॉप में अपना मेल बॉक्स खोला तो राजलक्ष्मी ने एक मेल भेजा था। राजलक्ष्मी ने अपनी मेल में लिखा था, मिस्टर मारवा को इन्वेस्टिगेट करना तो बहुत आसान था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर उनका कंप्यूटर हैक किया जो बहुत आसानी से हो गया। मैंने इस मेल में एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है जिसमें मिस्टर रोहित की बचपन से लेकर आज तक की लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, हर दिन क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ। मगर एक बात बहुत सरप्राइजिंग है, वह है कि उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बस इतना ही है कि उसका नाम आर्यन मारवा और रोहित का बेटा है। इसके अलावा आर्यन के बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। राजलक्ष्मी का मैसेज पढ़कर अनिका निराश हो गई थी कि उस बच्चे की आंखें देखने के बाद अनिका को उससे मिलने की बहुत इच्छा बढ़ने लगी थी। वह उस बच्चे के बारे में जानना चाहती थी कि अगर मिस्टर रोहित मारवा की शादी नहीं हुई थी तो ये फिर बच्चा उनका बेटा कैसे हो सकता था। ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब अनिका जानना चाहती थी। निराश होकर उसने लैपटॉप स्क्रीन नीचे रख कर दी। अनिका गहरी सोच में पड़ गई। क्या उसे बच्चे को देखने के बाद कल अनिका को जो महसूस हो रहा था वह बस एक अनिका का इमोशनल आउटबर्स्ट था? क्या सचमुच उस बच्चे के साथ अनिका आने का कोई कनेक्शन था? अनिका को कोई रास्ता ढूंढना था जिससे वह रोहित के बेटे से मिल सके। इससे पहले कि अनिका के दिमाग में कोई और ख्याल आता, रिया हाथ में गेंद लेकर बेडरूम में पहुंच गई। गेंद को ज़मीन पर पटकते हुए रिया ने अनिका से पूछा, मम्मा तुम नीचे क्यों नहीं आती सबसे मिलने? और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बलबीर अंकल से मिलने ले जाने वाली हो, कितना मज़ा आएगा, मैं मार्शल आर्ट सीखूंगी। ये रिया एक निडर और एडवेंचरस लड़की थी। जब से उसने सुना था कि अनिका उसे मार्शल आर्ट अकेडमी में ले जाने वाली है, रिया बहुत एक्साइटेड हो गई थी। आज उसने एक प्रिंटेड फ्रॉक पहनी थी जो सुबह सुबह अंजलि मामी और किशन मामा उसके लिए लेकर आए थे। बलबीर सर के पास जाने वाली जैसी बात अनिका को याद आई, उसने अपना फ़ोन उठाकर अपना मैसेज बॉक्स खोला। बलबीर सर सुबह से 10 मैसेज किए थे। उनके इतने मैसेज से एक बात साफ जाहिर थी कि बलबीर सर अनिका और रिया से मिलने की बहुत बेचैन थे, मगर वह कॉल करके अनिका की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अनिका ने उसी वक्त
बलबीर सर को वीडियो कॉल लगाया और बलबीर सर ने तुरंत ही फ़ोन रिसीव किया। ऐसा लगा मानो वह फ़ोन पकड़कर इंतज़ार कर रहे हो कि कब अनिका को उन्हें कॉल करे। फ़ोन उठाते ही बलबीर सर अपने अंदाज में अनिका को डांटना शुरू कर दिया। भरी जवानी में बूढ़ी हो गई हो, सूरज माथे पर चढ़ गया है और तुम उसकी नींद ही नहीं खुलती। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतनी बड़ी कुंभकर्ण हो तो मैं रिया को लेने के लिए किसी ड्राइवर को भेज देता। अनिका ने अपने होठों को उंगली रखकर बलबीर सर को चुप रहने का इशारा कर किया और फ़ोन का कैमरा रिया की तरफ घुमा दिया। रिया को देखते ही बलबीर सर का सारा गुस्सा एकदम गायब हो गया। बलबीर सर ने रिया को हाय करते हुए उसे एक फ्लाइंग किस दी। रिया ने बलबीर सर की आंखों में आंसू देख लिए थे, मगर वह जानती थी कि बलबीर सर जैसे पहलवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि किसी ने उनकी आंखों में आंसू देखे। रिया ने बलबीर सर को फ्लाइंग किस रिटर्न करते हुए कहा, मैं और मम्मा इसी वक्त आपसे मिलने आ रहे हैं। यह सुनते ही बलबीर सर बड़ी खुशी से रिया और अनिका से कहने लगे, तो बादशाह फिर देर किस बात की कर रही हो, तुम जल्दी से खड़ी हो जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ और आ जाओ मेरे पास। स्टॉप वेस्टिंग टाइम यू टू। रिया ने कहा, आप बस आंखें बंद करके खोलिए, हम बस हाजिर हो जाएंगे। रिया अनिका को नीचे हॉल में लेकर गई। अंजलि नानी के साथ बात कर रही थी। अंजलि मामी ने नानी से कहा, मम्मी जी उनको 2 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे, आप फिर फिक्र मत कीजिए, उनकी तबीयत अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। अनिका ने अपनी नानी माँ के साथ थोड़ी देर बात की और फिर अंजलि मामी की कार लेकर रिया के साथ ब्रह्मपुत्र अकेडमी चली गई। मल्होत्रा हाउस से बलबीर सर की ब्रह्मपुत्र मार्शल अकेडमी आधे घंटे की दूरी पर थी। वहाँ ब्रह्मपुत्र में मार्शल आर्ट अकेडमी में रोहित, धीरज और आर्यन बाहर रिसेप्शन एरिया में बलबीर सर की वेट कर रहे थे। सामने की दीवार पर लगी बलबीर सर की सारी ट्रॉफीज, देश विदेश के बड़े बड़े पहलवानों के साथ उनकी फ़ोटोज़ देखकर पता चलता कि बलबीर सर का करियर ना सिर्फ लंबा था, मगर वह अपने ज़्यादातर करियर में सबसे ऊपर रहे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बलबीर सर ट्रेनिंग की ओर से रिसेप्शन हॉल में आ गए। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा कि वह रोहित मारवा को यहाँ देखकर खुश नहीं थे। उन्होंने रोहित से कहा, आज यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारा गुरु सुखबीर भगवान को प्यारा हो गया? रोहित को पता था कि बलबीर सर की जुबान भले ही कड़वी हो, मगर वो दिल के साफ थे। रोहित ने बलबीर सर के सामने सर झुकाकर मार्शल आर्ट के रिवाज से उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, मैं सुखबीर सर के कहने पर यहाँ नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को स्टूडेंट बना ले। बलबीर सर ने अपने हाथ हवा में उछलते इशारों से कहा। वह रोहित के बेटे को अपनी एकेडमी में नहीं लेना चाहते थे। अभी उन्होंने ये इशारा किया ही था कि नज़र आर्यन पर पड़ी। आर्यन को देखते ही बलबीर सर ने कहा, रिया बेटा तुम। एपिसोड 42। एक लड़की को देखा तो आई एम नॉट ए गर्ल। बलबीर सर को ढूंढते अनिका एकेडमी ऑफिस की ओर गई। अनिका ऑफिस के दरवाजे पहुंची, तभी उसे अंदर से बलबीर सर की आवाज़ें आने लगी। ऐसे दोनों कोण पर अपना पूरा वजन डालो और फिर पाम ऊपर लो, अपनी पूरी ताकत अपनी कोहनियों में लगा दो, पूरे शरीर का वजन यहाँ पर आना चाहिए। तुम्हारा रंग तुम्हारे पूरे शरीर के वजन को उठाने की ताकत रखनी चाहिए, तभी तुम फिट कहलाओगे। जैसी अनिका ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला, वे देखकर हैरान हो गई। रिया ने अपनी पिंक फ्रॉक बदल कर फिर से लड़कों जैसे ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहन लिए थे और बलबीर सर उसे ऑलरेडी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे। दरवाजे के पास खड़े होकर अनिका दोनों को दूर से ही देखने लगी। बलबीर सर ने आर्यन से कहा, अब जब हमारे बीच ये तय हो चुका है कि तुम मेरे शागिर्द बनोगे, तो तुम एक बात का ध्यान रहे, मेरी ट्रेनिंग में डिसिप्लिन के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। ये एक्सरसाइज जो मैं तुम्हें आज सिखाई, वो रोज़ तुम्हें सुबह उठते ही कम से कम आधे घंटे के लिए करनी होगी। एक दिन भी मिस नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, मेरी कही बात माननी होगी। तुम्हारी माँ की तरह मत बनना आलसी। बलबीर सर के मुँह से आवाज़ सुनती आर्यन ने अपना बैलेंस खो दिया। ज़मीन पर गिरते ही उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी अनिका पर गई। अनिका को देखकर आर्यन चौंक गया। बलबीर सर उसे कहने, अरे बंद क्यों कर दिया? अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए। चलो फिर से अपना काम, पूरा वजन अपने हाथ की कोहनी के ऊपर डालो, चलो। आर्यन बलबीर सर की बात सुन ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी
नज़र दरवाजे पर खड़ी अनिका पर थी। आर्यन को लगा आज उसके और रिया के राज से पर्दा उठकर रहेगा। आर्यन को पीछे की ओर देखते हुए बलवीर सर ने नोटिस किया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाजे पर और देखा तो रिएक्शन आर्यन का था वही एक्सप्रेशन बलवीर सर के चेहरे पर आ गया। बलवीर सर अनिका को देख कर अटक कर बोले गए, तुम तो मैं तो बस तुमसे कहने ही वाला था कि। इससे पहले कि सर आगे कुछ कहते अनिका ने उनसे कहा, मुझसे कहने की बात छोड़िए, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपने रिया को कन्विंस कैसे किया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रिया को मार्शल आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट हो सकता था। अनिका की ये बात सुनकर बलवीर सर ने अपनी अटकी हुई सांस छोड़ी और अनिका से हमें हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बच्चों को कब क्या पसंद आ जाए कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अनिका ने आर्यन का गाल पकड़कर कहा, मगर मुझे अंदाज़ा है, ज़रूर आपने रिया को चॉकलेट आइसक्रीम या पेस्ट्रीज की लालच दी होगी तभी मैं मान गई, क्यों रिया। अनिका ने आर्यन का कान प्यार से खींचते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट हैं। डरे हुए आर्यन ने अनिका की आंखों में आंख अनिका ने आर्यन का कान खींचते हुए प्यार से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है। डरे हुए आर्यन ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मॉम, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। ये बात सुनकर अनिका को रिया के बर्ताव को लेकर हैरानी हो गई। वह जानती थी कि रिया को ज़्यादा मेहनत वाला काम करने की न तो आदत थी न ही उसे कोई इंटरेस्ट था। इसलिए रिया का फैसला कन्फर्म करने के लिए अनिका ने फिर से एक बार पूछा, ये बेटा क्या तुम श्योर हो कि तुम मार्शल आर्ट सीखने की सारी डिसिप्लिन, सारी एक्सरसाइज और पेनफुल प्रोसेस से पाओगी। आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉम, मुझे हमेशा से करना था। अनिका ने रिया को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की आज़ादी दी थी, इसलिए रिया की इस मांग पर भी उसे ऐतराज़ नहीं था। अनिका ने बलवीर सर से कहा, ठीक है सर, अगर यह खुद चाहती है कि वह आपकी शिष्य बने तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मगर आज मुझे कहीं जाना है, मैं इसे लेकर कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगी। ये कहते हुए अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, चलो रिया, आज मैं हमें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कल यहाँ ड्रॉप कर दूंगी। ये कहकर अनिका आर्यन को लेकर बाहर निकल गई। बलवीर सर दौड़कर ऑफिस के दरवाजे तक पहुँचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका को कैसे रोके कि वो अनिका ये कैसे कहते कि वह अपनी बेटी की जगह अपने बेटे को ले जा रही थी। इतने में ऑफिस के बाथरूम से रिया दौड़कर बाहर आई और उसने बलवीर सर का कुर्ता खींचते उनसे पूछा, आर्यन कहाँ चला गया सर। बलवीर सर जवाब देते उससे पहले कि रिया की फ़ोन पर मैसेज एक आया। आर्यन ने मैसेज में लिखा था कि माँ मुझे रिया समझकर अपने साथ ले जा रही है, पापा थोड़ी देर में आकर तुम्हें पिक कर लेंगे, हम कल कोई प्लान बनाकर फिर से अपनी जगह बदल लेंगे। यह मैसेज पढ़कर एकदम से रिया खुश हो गई। उसने बलवीर सर अंकल से रिक्वेस्ट की कि वह फिर से हवा में गोल गोल घुमाए। बलवीर सर जो इस वक्त टेंशन में थे, उन्होंने रिया को उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू किया। रिया में हवा झूमते हुए जोर से गाने लगी, आज मैं फिर अपने पापा से मिलूँगी, आज मैं फिर पापा से मिलूँगी। शाम के 5 बज गए थे। रिया को पता था कि रोहित उसे पिक करने 7 बजे आने वाला था। सर पर हाथ देकर बैठे बलवीर सर को रिया ने पूछा, अभी तो पापा के आने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक हम क्या करेंगे। क्या आपके पास बार्बी डॉल्स हैं। एक पहलवान के अखाड़े में पहली बार किसी ने बार्बी डॉल्स की मांग की थी। बलवीर सर ने बिना सोचे समझे ना में अपना सर हिला दिया। रिया ने बलवीर सर से पूछा, फिर क्या हम कोई गेम खेल सकते हैं। बड़ी सख्ती से बलवीर सर ने रिया से कहा, यहाँ मैं तुम्हें मोबाइल गेम खेलने नहीं दूंगा, अगर असली गेम देखना चाहती हो तो बाहर चलो। ये कहकर बलवीर सर रिया को बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गए। ट्रेनिंग ग्राउंड में कई सारे लड़के एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। बलवीर सर ने हवा में हाथ उठाकर प्रैक्टिस रोक दी और ऐलान किया, आज हम एक छोटी सी नॉक आउट फाइट की कंपटीशन खेलेंगे। जो हार गया वह गेम से बाहर और जो जीत गया वह अगले राउंड में आ जाएगा। एक के बाद एक स्टूडेंट दूसरे के सामने आकर फाइट करने लगे। बलवीर सर जो नंबर बुलाते उसके अनुसार लड़के अपनी पोजीशन कर लेते और 1 मिनट में डिसाइड हो जाता कि विनर कौन है। ये फाइट की गेम देखकर रिया बहुत एक्साइटेड हो गई और हर गेम में कूद कर तालियां बजाने लगी। रिया ने रेसलिंग मैच टीवी पर तो देखी थी, मगर लाइव देखना का उसका पहला मौका था। थोड़ी देर बाद रोहित
रोहित अपनी गाड़ी से उतरा। रोहित आर्यन को रिसीव करने ट्रेनिंग की ओर बढ़ने लगा। रोहित ने सोचा कि आज वह अपने बेटे को पसीने भीगा हुआ स्ट्रॉन्ग लड़कों के बीच मिट्टी में ट्रेनिंग लेते हुए देखेगा। अगर इस दरमियान आर्यन को कोई चोट लगी होगी तो भी रोहित को शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्यन एक रफ एंड टफ लड़का बनना है तो थोड़ी बहुत इंजरी होना स्वाभाविक था। मन ही मन रोहित इस बात से भी खुश था कि बलबीर सर उसे अंडर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेकर आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना बंद कर देगा। जैसे ही रोहित ट्रेनिंग ग्राउंड में आया, उसने देखा कि काफ़ी लड़के अपने वाइट यूनिफॉर्म में खड़े हुए थे, सेंटर में फाइट कर रहे थे और लड़कों को चीयर करने लग रहे थे। बलबीर सर ग्राउंड के ठीक बगल में चेयर पर बैठे थे। फिर अचानक रोहित आर्यन को देखकर हैरान हो गया। रोहित ने देखा कि आर्यन एक प्रिंटेड फ्रॉक पहने हवा में उछल उछल कर फाइटर्स की तारीफ कर रहा था। वह देखो बलबीर सर, वह लड़का कितना पावरफुल है, उसकी बिस स्केप्स तो देखो, बिल्कुल मेरे फेवरेट फिल्म के हीरो जैसी है। वहीं दूसरी तरफ अनिका आर्यन को लेकर एक फार्मेसी स्टोर में गई। स्टोर में अनिका ने कुछ हर्बल पाउडर लिए और कुछ अलग अलग केमिकल फार्मूले की दवाइयाँ सिलेक्ट की। फिर हर्बल पाउडर को लेकर अलग अलग करके उसने काउंटर पर खड़े लड़कों से कहा, हर्बल पाउडर का पेस्ट तैयार करना है, कौन सा पाउडर किस क्वांटिटी में डालना है, ये सब मुझे इस चिट्ठी में लिख देती हूँ। ये सारी दवाइयाँ मैं अभी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। काउंटर पर खड़ा लड़का कब से अनिका को बुरी नज़र से देख रहा था। अनिका की बातों को सुनकर काउंटर पर खड़े लड़के ने अनिका से पूछा, क्या आप कोई डॉक्टर हो या कोई मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखती हो? आपको दवाई के बारे में इतना नॉलेज कैसे? अनिका ने उस लड़के को बिना जवाब दिए 2000 की नोट उसके हाथ में रखते हुए कीप द चेंज। उसने लड़के ने खुश होकर अनिका को कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और ये हर्बल पाउडर का मलहम मैं 2 दिन में तैयार करवा दूंगा। आप चाहो तो आपको होम डिलीवरी भी करवा दूँ। अनिका ने स्टोर काउंटर पर से फार्मेसी का एक कार्ड उठाया और अपने पर्स में रख लिया। जब अनिका फिर से आर्यन को लेकर आगे बढ़ने लगी गाड़ी में, तो आर्यन ने पूछा, मॉम ये दवाई किसके लिए ली थी तुमने? अनिका ने आर्यन की बातों को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी नानी के लिए। आर्यन अपनी बड़ी नानी को न जानता था, न उनसे कभी देखा था, मगर कल रात जब रिया के साथ फ़ोन पर बात हुई, तब रिया ने उसे ये ज़रूर कहा था कि उस वक्त अपनी बड़ी नानी के साथ घर पर ही थी और ये भी कहा कि उनकी नानी माँ देख नहीं सकती। आर्यन ने बड़े ही इनोसेंटली अनिका से पूछा, तो क्या मॉम दवाई खाने से कोई ब्लाइंड इंसान फिर से देखने लग सकता है? आर्यन का ये इनोसेंट सवाल सुनकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए अनिका को जवाब दिया, नहीं, मगर तुम्हारी बड़ी नानी की आंखें कमज़ोरी की वजह से अपनी रोशनी खो चुकी है। लगता है कि उनकी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा होगा किसी वक्त और किसी वजह से उनकी आंखों का विजन चला गया। ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने के कारण ऐसा हो सकता है, और अगर हम उनका ऑप्टिकल नर्व को फिर से स्ट्रॉन्ग बना दें तो हो सकता है बड़ी नानी को फिर से देखने लगे। फिर अनिका ने जीपीएस पर मल्होत्रा हाउस का एड्रेस डाला और कार ड्राइव करने लगी। कार लगभग 45 मिनट के बाद मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। अनिका ने देखा कि बंगले के बाहर गार्डन के पास अंजलि मामी बेहद खूबसूरत साड़ी और काफ़ी क्लासी और एलिगेंट ज्वेलरी पहने अनिका का इंतज़ार कर रही थी। गार्डन के ठीक बगल में बने पार्किंग एरिया में एक बहुत लंबी इम्पोर्टेड काली गाड़ी खड़ी थी। कार पर बना लोगो देखकर अनिका समझ गई कि यह गाड़ी जर्मनी से इंपोर्ट की गई थी। जैसे ही अनिका और आर्यन अपनी गाड़ी से उतरे, अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारी शीला मौसी तुमसे मिलने आई हैं। तुम्हारी मौसी को जैसे ही पता चला कि तुम घर आई हो, वह तुम्हें मिलने चली आई। नानी माँ 3 बच्चे थे, 2 लड़कियाँ और सबसे छोटा लड़का यानी किशन मामा। अनिका की माँ स्वेती सबसे बड़ी थी। जैसी अंजलि मामी और अनिका घर के दरवाजे पर जाने के अंदर से एक औरत की जोर जोर से आवाज़ आने लगी। शीला मौसी बोल रही थी, अब अचानक कितने सालों बाद आई है, ज़रूर उसकी माँ की तरह उसके मन में भी कोई खोट होगी। पहले तो कह देती हूँ इस लड़की से संभल कर रहे हो, हमें नहीं पता कि कौन है, कहाँ से आई है। सचमुच स्वेती की बेटी और है या कोई और? ऐसे ही रास्ते चलते किसी को उठाकर अपने घर पर ले आओ। और फिर इस लड़की की माँ ने क्या किया था हमारे साथ,
सब कुछ भूल गए आप सब? इसके चाल चलन भी इसकी माँ जैसे निकले तो फिर से भाई जिल्लत का सामना करना पड़ेगा हमें। नानी माँ ने शीला मौसी को जवाब देते हुए, शीला तुम जो भी कह रही हो जरा सोच समझ कर कहो। तुम स्वाति की बेटी के बारे में बात कर रही हो और ये मत भूलो कि अनिका और उसकी बेटी रिया हमारे परिवार का हिस्सा हैं। शीला मौसी ने अपने हाथ सरप्राइज में हवा में उछालते हुए कहा, वाह मम्मी वाह, वेरी नाइस। इतने सालों में भी तुम बदली नहीं। पहले तुम्हें स्वाति मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और काबिल लगती थी और आज उसकी बेटी पर तुम्हें ज़्यादा भरोसा। स्वाति तो सालों पहले तुम्हें पीठ दिखाकर चली गई, तब तुम्हारे साथ और मल्होत्रा खानदान के साथ मैं खड़ी थी। आज भी मल्होत्रा हाउस को किसी मुसीबत में निकालने की मेरी ज़रूरत पड़ती है, स्वाति की या उसकी बेटी की नहीं। नानी माँ को अपनी कमज़ोर आवाज़ में शीला मौसी से कहा, शीला अपनी बहन के बारे में मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो। शीला मौसी ने अपनी आवाज़ और बढ़ाकर कहा, क्यों नहीं करूं? याद है ना इस लड़की की माँ स्वाति ने हमारे खानदान की इज्जत को किस तरह मिट्टी में मिला दिया था। घर छोड़कर भाग गई थी, नाक कटवा दी। तब परिवार के साथ कौन खड़ा था? मैं खड़ी थी। मैं कह देती हूँ, नज़र रखना इस लड़की पर। हमें तो इसके चाल चलन के बारे में कुछ पता और ना ही इसके मकसद के बारे में। अभी शीला मौसी का बोलना चल ही रहा था कि अंजलि मामी और अनिका आर्यन को लेकर पहुंच गई। अंजलि मामी ने जानबूझकर खांसते हुए शीला मौसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही शीला मौसी का बोलना रुक गया, अंजलि मामी ने शीला मौसी से कहा, शीला यह अनिका और ये उसकी प्यारी सी गुड़िया रिया। अनिका ने शीला मौसी की ओर देखकर गौर से देखा और बोली। शीला मौसी की फेशियल फीचर्स किशन मामा से काफ़ी मिलते जुलते थे। उनके कपड़े, ज्वेलरी, पाम के सैंडल देखकर लगता कि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी रुबाबदार थी। उनकी उम्र भले ही 55 साल की होगी, मगर दिखने में वो 42-43 साल की लगती थी। अंजलि मामी जितनी एलिगेंट और क्लासिक लगती थी, उतनी ही क्लासी और एलिगेंट शीला मौसी थी। मगर शीला मौसी की पर्सनैलिटी में एक बात थी, अगर वह हज़ारों की भीड़ में भी खड़ी हो तो सबसे पहले अलग और सबसे रुबाबदार लगेंगी। अंजलि मामी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसको हल्का आगे धकेलते हुए इशारा किया। वे जाकर शीला मौसी के पांव छुए। आर्यन ने हाथों में ट्रेनिंग ग्राउंड की मिट्टी लगी थी। जैसे ही आर्यन ने शीला मौसी के पांव छुए, उसके हाथों की मिट्टी शीला मौसी के पांव पर पड़ी। इस बात से बेहद गुस्सा होते शीला मौसी आर्यन को धकेलते हुए कहा, छी, स्टे अवे फ्रॉम मी यू डर्टी गर्ल। आर्यन पहले ही शीला मौसी की बातों से नाराज था। आर्यन ने बड़े गुस्से से शीला मौसी को देखते हुए कहा, आई एम नॉट ए गर्ल। एक लड़की को देखा तो। एपिसोड 43 नर्सरी राइम्स। आई एम नॉट ए गर्ल। जैसे आर्यन ने कहा, हाल में खड़े सारे लोग आर्यन को ऐसी हैरानी से देखने लगे। ट्रैक पैंट, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए, हाथों मिट्टी में नहाई हुई टी शर्ट पहना हुआ आर्यन वैसे तो फिलहाल किसी एंगल से लड़की ने नहीं लग रहा था। आर्यन समझ चुका था कि अब उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो उसकी पोल सबके सामने खुल सकती थी। अपने आप को कवर करते हुए आर्यन ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा, मेरा मतलब आई एम नॉट ए डर्टी गर्ल। वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ी मिट्टी लग गई थी। मार्शल आर्ट का नाम सुनते ही शीला मौसी ने अपना एक हाथ अपने कान पर रख दिया और पास ही की इजी चेयर पर बैठते हुए आर्यन से कहा, ओ माय गॉड, मार्शल आर्ट, दिस इज सो डाउन मार्केट। तुम उन आवारा बच्चों के हाथ में हाथ डालकर कुश्ती खेलती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इज्जतदार और पैसे वाले खानदान का बच्चा ऐसी सब ट्रेनिंग लेता होगा। वहाँ पर आने वाले ज़्यादातर बच्चे तो आवारा टाइप के ही होंगे। शीला मौसी की बातें सुनकर अनिका को उनके बिहेवियर पर ताज्जुब हो रहा था। शीला मौसी और किशन मामा के स्वभाव में ज़मीन और आसमान का फर्क था। अनिका के रिएक्शन देखते हुए अंजलि मामी ने अनिका का हाथ दबाकर उसके कान में धीमे आवाज़ में कहा, शीला मौसी की ज़बान थोड़ी सी तीखी है, मगर तुम उनकी बातों को बुरा मत मानना। जब मैं नई आई थी इस घर में, तब मैंने भी बहुत सी बातें सुनी थी। फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वह तो नहीं बदलने वाली थी। मुझे ही उनकी बातें सुन की आदत डाल देनी होगी। शीला मौसी आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने मन में रिया के एक
परसेप्शन बना लिया था। मौसी ने रिया का इंटरव्यू लेते हुए उसे कुछ क्वेश्चन पूछे। चुप बैठी शीला मौसी ने टांग पर टांग चढ़ाते हुए आर्यन से पूछा, ये कुश्ती के अलावा क्या क्या करती हो तुम? कौन से क्लास स्टैंडर्ड में हो अभी? आर्यन ने पिछले कई सालों से घर पर ही पढ़ाई की थी, इसलिए वह इस वक्त कौन से स्टैंड में था वह उसके लिए कहना मुश्किल था। आर्यन कुछ सोच समझ कर जवाब देते इससे पहले शीला मौसी ने सरप्राइज होकर कहा, लो भाई, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वह किस स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। मान गया नहीं का तुम्हें? क्या परवरिश दे रही हो तुम अपनी बच्ची को? इस वक्त मौसी के तानों से ज़्यादा अनिका को रिया की चुप्पी ज़्यादा शॉकिंग लग रही थी। मौसी ने आगे पूछा, चलो अब तुम मुझे बता कि तुम्हें मैथ ज़्यादा पसंद है या फिर साइंस? आर्यन इस सवालों का जवाब देने में थोड़ा कमज़ोर था। अब तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि उसे पढ़ाई में क्या ज़्यादा अच्छा लगता। उसकी जब तक लाइफ में उसकी मेरी टीचर ने उसे जो भी कुछ पढ़ाया वह इस तरह से पढ़ाया कि आर्यन को हर सब्जेक्ट से नफरत होने लगी। आर्यन को इस तरह सोचते हुए देखकर शीला मौसी जोर जोर से हंस के ताली बजाने लगी। वो कहने लगी, वाह मम्मी वाह, मान गई तुम्हारी बेटी स्वाति को न सिर्फ अपनी बेटी को अपने जैसा बनाया है बल्कि उसकी भी बेटी अपनी औलाद को बहुत अच्छी परवरिश दे रही है। देखो अनिका, अगर तुम अब इज्जतदार खानदान में जुड़ना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें ये सुनो, बड़े बड़े खानदान के बच्चे उस उम्र में साइंस की बातें करते हैं, नए आविष्कारों की बातें करते हैं, और तुम्हारी बच्ची की हालत तो देखो। चलो कोई बात नहीं, इससे मैनर्स हम सिखा देंगे। रही तुम्हारी बात तो। इतना कहकर शीला मौसी अनिका को गौर से देखने लगी। थोड़ी देर बाद देखने के बाद शीला मौसी अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़कर बोली, दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो। मैंने सुना है कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और जिसे फंसाकर तुमने शादी की थी। जब उसे ये पता चला कि उसने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हो ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें पूरी ज़िंदगी पैसों की भी कमी होगी ना, वो भी हम देख लेंगे। हाँ, हो सकता है लड़का शायद तुमसे उम्र में 15 या 20 साल बड़ा हो, बट आई थिंक तुम्हें इस बात को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही बात तुम्हारी बेटी की, तो अपने मन में थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद शीला मौसी ने बड़े दयालु अंदाज से अनिका और रिया पर रहम करते हुए कहा, चलो अभी 6 साल की है, इसके पास भी अभी एजुकेशन और अच्छी परवरिश से अपनी ज़िंदगी सुधारने का मौका है, वरना ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं ये हम रोज़ न्यूज़ चैनल्स में देखते ही हैं। अनिका की पेशेंस अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मौसी जब तक उसके टारगेट कर रही थी, अनिका ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। उसे इस तरह के ताने सुनने की आदत थी, मगर आज जब रिया पर बात आई तो अनिका ने शीला मौसी को रोकते हुए कहा, मौसी, इसकी एजुकेशन की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं, उसकी ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूँ। रिया पढ़ाई में तो अच्छी थी, मगर आज वह इस तरह के जवाब क्यों दे रही थी, यह बात तो खुद अनिका ही नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि अगर सचमुच रिया पढ़ाई में पीछे होती तो शीला मौसी को कोई अधिकार नहीं था कि छोटी बच्ची को इस तरह बात करने का। शीला मौसी ने नानी माँ की ओर देखकर कहा, सुना तुमने मम्मी, तुम्हारी लाडली पोती क्या कर रही है? इस बच्ची की पढ़ाई का ख्याल खुद रखेगी जिसने खुद कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। क्या तुम अपनी बच्ची का एजुकेशन का ध्यान रख सकती हो? शीला मौसी फिर से अचानक अनिका की ओर देखकर कहने लगी, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी कि ताकि इस बच्ची का भविष्य भी तुम्हारी तरह माँ की तरह बर्बाद ना हो। अगर इसी तरह तुम्हारे साथ रही तो वह दिन दूर नहीं जब तुम भी अपनी ही चाल चलन सिखा देगी। फिर एक दिन यह तुम्हारी भी तरह बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर लौटेगी। तब अंजलि मामी बीच में कहा, चुप हो जाओ शीला, बहुत बोल चुकी तुम। हर चीज़ की कोई लिमिट होती है, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। शीला मौसी की इतनी गिरी हुई बात सुनकर अंजलि मामी और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। शीला मौसी को चुप कराने के लिए उन्होंने अपने गुस्सा करना ही पड़ा। फिर अपने आप को शांत करते अंजलि मामी ने कहा, शीला मौसी से कहा, देखो शीला, अगर तुम इनके बारे में कुछ चाहती हो तो वह बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कब और किससे क्या बात करनी चाहिए। शीला मौसी ने अंजलि मामी की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी और फिर से चेयर पर बैठ गई और पाँव पर पाँव चढ़ाकर जोरों से पाँव हिलाने लगी।
शीला मौसी खिड़की से बाहर देखते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ इन दोनों को यह समझाना चाहती हूँ, इज्जतदार खानदान में ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कुछ नियम होते हैं। इतना आसान नहीं होता अचानक सड़क से उठकर महलों में रहना। कल अगर रिया बड़ी स्कूल में जाएगी तो वहाँ बड़े बड़े खानदान के बच्चे आते हैं पढ़ने को, और इसकी हरकतों से लोग हमारे परिवार को जज करेंगे। इसलिए समझा रही हूँ कि तुम लोगों को, कि ताकि आगे चलकर इनकी हरकतों की वजह से हमारी शर्मिंदगी ना हो। और अगर जानना चाहती हो क्या फ़र्क है रिया और बाकी बच्चों में, तो देखो मेरी बेटी करिश्मा को। दरअसल शालिनी मौसी ने 45 उम्र में साल में शादी की थी। एक्चुअली तब तक उनको उनकी पसंद का कोई लड़का मिला नहीं। वैसे भी शालिनी मौसी की ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन को मैच करता हुआ लड़का मिलना थोड़ा मुश्किल ही था, इसलिए शादी लेट हुई। उनकी बच्ची भी लगभग रिया और आर्यन की उम्र की थी। जब वह घर में आई थी, बड़ी शांति से अपनी नानी का व्हील चेयर के पास बैठी थी। करिश्मा एक बेहद क्यूट बच्ची थी, दिखने में एकदम चबी, मगर ज़्यादा मोटी नहीं, मगर छोटी सी उम्र में करिश्मा को आंखों में चश्मे चढ़े थे, गोल गोल गिलास में से करिश्मा की हिरनी जैसी आंखें देखकर कहना मुश्किल हो जाता कि अगर कैंडी फ्लास और करिश्मा में स्वीटनेस कंपटीशन हो तो कौन ज़्यादा स्वीट होगा। शीला मौसी ने करिश्मा से सवाल करना शुरू कर दिया, करिश्मा बेटा, विल यू टेल मी हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? करिश्मा ने अपनी जगह से उठकर दोनों हाथों को फोल्ड करते ही पोलाइटली जवाब दिया, द एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स। करिश्मा का जवाब सुनकर शीला मौसी ताली बजाकर कहा, दैट इज एक्सीलेंट। नाउ टेल मी व्हाट इज लैंग्वेज इज कैन यू स्पीक? इस बात का भी करिश्मा ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश लैंग्वेज, बट आई एम ऑल्सो वेरी कीन ऑन लर्निंग मोर लैंग्वेज। ये कहते हुए करिश्मा ने स्पेनिश में एक पोएम भी गाई। इतनी छोटी सी बच्ची को किसी फॉरेन लैंग्वेज में पोएम गाते हुए देख वहाँ मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो गए। यहाँ तक कि करिश्मा को इस तरह पोएम गाते देख अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जैसे ही करिश्मा की पोएम खत्म हुई, शीला मौसी ने सबसे कहा, देखो आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहती कि मेरी बच्ची स्कूल में सबसे बेस्ट टेस्ट है या सबसे तेज है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हम जैसे लोगों जिन स्कूल में हमारे बच्चों को भेजते हैं, उन स्कूलों में सभी बच्चे करिश्मा की तरह ही वेल एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड होते हैं। रिया को देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है कि रिया इन सब बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएगी? फॉरेन लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है, इसे तो अपनी मदर टंग में भी जवाब देने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही शीला मौसी में रिया के लिए ऐसा टोंट मारा, आर्यन ने फॉरेन लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस कहना शुरू कर दिया। जब 1 मिनट तक आर्यन बोलता रहा, तब शीला मौसी, अंजलि मामी और व्हीलचेयर पर बैठी नानी सभी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी रिया ने जो कहा वह किस भाषा में था। शीला मौसी ने कन्फ्यूज रिएक्शन देते हुए आर्यन से पूछा, यह कौन सी लैंग्वेज में बोली तुम रिया? आर्यन ने रिलैक्स होकर शीला मौसी को जवाब दिया, यह अरेबिक लैंग्वेज है बड़ी मौसी, बहुत आसान है इसे बोलना। एक्चुअली मॉम ने मुझे सिखाया। 8 अलग अलग भाषाएं सिखाई हैं मुझे मॉम ने। यह सुनते ही छोटी सी करिश्मा एक बिन बताए कंपटीशन में आर्यन के साथ उतर गई। करिश्मा ने आर्यन से कहा, मैं सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच नहीं जानती, बल्कि मैंने स्कूल में बहुत सारी कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और ज़्यादातर कंपटीशन में मैंने सेकंड लाया। जैसी अभी अभी इंटर स्कूल कैलीग्राफी कंपटीशन थी, उसमें मैंने सेकंड आई, और हाँ, जूनियर रोबोटिक कंपटीशन में पूरी साउथ दिल्ली में सेकंड आई। आर्यन ने करिश्मा से पूछा, क्या सच में तुम सेकंड आई? करिश्मा ने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए प्राउडली कहा, हाँ मैं सेकंड आई। आर्यन ने इस बात पर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तब तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि तुम हार गई। कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा मेहनत करना। आर्यन की बात से गुस्सा होकर करिश्मा ने आर्यन से कहा, मैं 300 अलग अलग पोएम्स जानती हूँ, तुम्हें पता है मैं 1500 वर्ड्स विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिख सकती हूँ। मैंने नेशनल लेवल मैथमेटिकल
ओलंपियाड ऐप डाउनलोड की है जिसमें मेरा स्कोर अब लेवल 6 पर पहुंच गया है। करिश्मा का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, पोएम रटना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे घर का एक छोटा पैरेट जिसे जो भी चीज़ बताई जाए वे मेहमानों के सामने बोल देता है और मोबाइल की एप्लीकेशन है तो आखिर एक गेम जैसी है। अब गेम चाहे तुम खेलो या मैं, बात तो एक ही है। मैं गेमिंग में सच कहूँ तो मेरा मुकाबला इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। जैसे आर्यन का यह जवाब सुनते करिश्मा जोर जोर से रोने लगी। शीला मौसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी वह जिस बच्ची को बेवकूफ़ समझ रही थी उस बच्चे ने पिछले 2 मिनट में ऐसी बातें खींची जो 6 साल के बच्चे के लिए बोलना इम्पॉसिबल था। आर्यन ने अपनी बात ख़त्म करते ही अनिका का हाथ पकड़कर कहा, चलो हमारे कमरे में जाते हैं। शायद बड़ी मौसी को सबसे अकेले में कुछ बात करनी हो। किसी को बातें सुनना बैनर्स होता है। यह आपने सिखाया था ना? अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर चले जाने लगी। जैसे ही अनिका और आर्यन अपने कमरे में आए, अनिका ने दरवाज़ा लॉक किया और अनिका ने आर्यन को उठाकर गले से लगा लिया। आर्यन को चूमते अनिका ने उससे पूछा, मम्मा इज़ प्राउड ऑफ यू। अनिका को हमेशा से लगता कि रिया मैथ्स और साइंस में काफ़ी अच्छी थी मगर लैंग्वेज में उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। ये देखकर अनिका को हैरान हो गई कि रिया इतनी अच्छी अरेबिक भी जानती थी। मुस्कुराती हुई अनिका ने आर्यन से पूछा, रिया तुम इतनी अच्छी अरेबिक कहाँ से सीखी? आर्यन की खुशी अचानक कन्फ्यूजन में बदल गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका के इस सवाल का जवाब क्या दे। तभी अनिका के पर्स में उसका मोबाइल बजने लगा। जैसे अनिका ने फ़ोन उठाया, फ़ोन पर गौतम गुलेरिया गुस्से से कहने लगा, वाह अनिका, तुम इतनी गिर गई हो कि कंपनी के सारे फंड तुमने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना शुरू कर दिए। देखो, शराफत से वे पैसे मुझे लौटा दो, मुझे उन पैसों की सख्त ज़रूरत है। अनिका जो अब तक गौतम गुलेरिया से हमेशा डर डर के बातें करती थी, इस बार उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गौतम गुलेरिया को जवाब दिया, देखिए पापा, हम सब की मजबूरियाँ हैं, हम सब की अपनी ज़रूरतें भी हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी, है ना? जैसे ही मैंने अपने बच्चे को पालने की किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मेरी माने तो पापा आप भी आज से यही आदत डाल लीजिए। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर गौतम ने अपने सुर बदलते हुए कहा, समझ गया मैं। अब तो तुम मल्होत्रा खानदान के साथ जुड़ गई हो, फिर भला अब तुम्हें गरीब बाप की फिक्र क्यों होगी? अब तो तुम्हें मुझे से छुटकारा चाहिए। चलो ठीक है, अगर तुम मल्होत्रा से कहकर मुझे 2 करोड़ रुपया दिलवा दो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट भी नहीं करूँगा। ये वादा है मेरा तुमसे। क्या कहती हो? अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई बाप अपनी बेटी से रिलेशन तोड़ने के लिए 2 करोड़ की मांग कर सकता था क्या? अनिका ने गौतम की बेशर्मी का फ़ायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पैसा ट्रांसफ़र करने को तैयार हूँ, बदले में आप मुझे मेरे बेटे का पता बताएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? एक लड़की को देखा तो एपिसोड 44। मैं जिंदा हूँ माँ, अनिका ने गौतम से कहा। अगर वह उसे अपने बेटे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे तो वह उसे 2 करोड़ रुपये उसी वक्त ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। अनिका की ये डिमांड सुनकर गौतम बिना सोचे समझे अनिका से फ़ोन पर खैर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें तभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। गौतम की ये शर्त सुनकर अनिका थोड़ी देर सोच में पड़ गई। अनिका को पता था कि गौतम इतना बेशर्मी आदमी था कि एक बार पैसे मिलने के बाद वह अपनी बात पर से मुकर भी सकता था, मगर अनिका अपने बेटे तक पहुंचने के लिए 2 करोड़ का रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर उसे ये फंड ट्रांसफ़र करने की राजलक्ष्मी की ज़रूरत थी। अनिका ने गौतम से थोड़ा वक्त मांगते हुए कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी फंड ट्रांसफ़र करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगी और आप मुझे मेरे बेटे का पता बता देंगे, ठीक है? अनिका की बात सुनकर गौतम ने जवाब, बिल्कुल ठीक, अपने गरीब बाप पर थोड़ा तो विश्वास रखो। फ़ोन काट कर अनिका ने राजलक्ष्मी को फ़ोन लगाया। अनिका ने राजलक्ष्मी से गौतम के अकाउंट डिटेल्स शेयर की और कहा कि गौतम के अकाउंट में फ़ौरन 2 करोड़ ट्रांसफ़र कर दो। राजलक्ष्मी को अनिका के अचानक लिए गए फैसले पर शक हुआ। राजलक्ष्मी नहीं चाहती थी कि अनिका की मेहनत के इतनी बड़ी रकम वह इस तरह जाया कर दे, इसलिए राजलक्ष्मी ने
अनिका से गौतम की अकाउंट डिटेल तो ले ली, मगर उसने गौतम को एक नकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए फंड ट्रांसफर किए। इस एप्लीकेशन में जैसे अकाउंट होल्डर अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, राजलक्ष्मी का फ़ोन हैक करके गौतम का फ़ोन अपने कंट्रोल में ले सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राजलक्ष्मी चाहे तो भेजे हुए पैसे 1 सेकंड में वापस अपने अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती थी। ये सारी बातें राजलक्ष्मी ने फ़ोन पर अनिका के साथ भी शेयर की। नॉर्मल सिचुएशन में अनिका इस बात को कभी नहीं मानती, मगर वह इतनी मेहनत के पैसे गौतम के पास भी नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा कि पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 मिनट बाद वह दोबारा से पैसे अपने अकाउंट में वापस ले ले। राजलक्ष्मी ने अनिका की तारीफ़ करते हुए कहा, दैट्स आई लाइक ए गुड गर्ल। तुम भी सोचने लगी ना बिल्कुल मेरे जैसे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। राजलक्ष्मी का फ़ोन रखते हुए अनिका ने गौतम गुलेरिया को फ़ोन लगा और उससे पूछा, क्या आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए? गौतम गुलेरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बहुत जल्द 2 करोड़ का मालिक बनेगा। उसने मनीषा से कहा, तुरंत बैंक की साइट पर जाकर बैलेंस चेक करें। मनीषा भी उतावली होकर अपने फ़ोन में बैंक एप्लीकेशन खोलकर चेक करने लगी। मनीषा गुलेरिया की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि 1-2 बार तो उसने गलत पिन डाल कर दिया। इस वजह से एप्लीकेशन खोलने में देरी हो रही थी। फाइनली कुछ देर बाद गौतम ने मनीषा के हाथ से फ़ोन खींचते खुद पिन डालकर बैलेंस चेक किया। उसने अपने अकाउंट में 2 के आगे इतने जीरो लगाते हुए देखकर गौतम गुलेरिया की आंखें फटने लगी थी। जब 2-3-4 मिनट तक गौतम फ़ोन पर कुछ नहीं बोला, तब अनिका ने दोबारा गौतम से पूछा, क्या आपके अकाउंट में रकम आ गई? होश संभालते हुए गौतम ने अनिका से कहा, हाँ देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि एक बार मुझे पैसे मिल जाए तो मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अनिका बिना कुछ बोले बस गौतम की बातें सुन रही थी। वह चाहती थी कि गौतम जल्द से जल्द अपनी बात पूरी करे और उसके बेटे का पता बता दे। कुछ देर गोल गोल बात करने के बाद गौतम ने अनिका से कहा, मुझे बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा बेटा सालों पहले ही मर गया था। जब तुमने उसे डिलीवरी दी थी, उसके कुछ ही घंटों में उसने सांस लेना बंद कर दिया था। मैंने उसे खुद अपने हाथों से मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दफना दिया था। अब तक तो उस मिट्टी में उसका मौजूद हर निशान भी मिट गया होगा। भूल जाओ तुमने कभी किसी बेटे को जन्म दिया था, और आज के बाद हम भी भूल जाएंगे, तुम भी हमें भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। ये कहते हुए गौतम ने फ़ोन रख दिया। अनिका ने अभी अभी गौतम के मुंह से जो भी सुना था उस बात पर अनिका को विश्वास नहीं करना चाहती थी, मगर उसे तभी एहसास हुआ कि क्यों आज तक इतने ढूंढने के बावजूद उसे बेटे का कोई पता नहीं चला था, क्योंकि पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला था, ना ही हॉस्पिटल वालों से कुछ पता चलता, और ना ही मनाली में ऐसा कोई शख्स था जिसने उसके बेटे को या उसके पहले कभी देखा हो, उसके बारे में कोई जानकारी हो। अनिका को गौतम की बातों पर यकीन हो गया था। यह सोचकर अनिका की सांसें फूलने लगी। उसका 6 साल का बेटा गुजर चुका था। इस बात ने अनिका को अंदर से तोड़ दिया था। अनिका जोर जोर से ज़मीन पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार वह खुद को ठहराने लगी। उसे लगा, काश उस रात उसने थोड़ी ताकत लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया होता तो आज उसका बेटा जिंदा होता और उसके साथ होता। अनिका बार बार अपने को कोसते रोने लगी। वो रोते रोते एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सन्स डेथ। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अनिका के मुंह से बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया था। वह अपनी मॉम को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था, जबकि उसे पता था कि ना तो वो मरा था और ना ही उसकी मॉम उसकी मौत की जिम्मेदार थी। आर्यन अनिका को कहने लगा, चुप हो जाओ मॉम, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया मॉम, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। अनिका इस वक्त इतने दर्द में थी कि उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था, न ही उसे आर्यन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह फूट फूट कर बस रोए जा रही थी। वह उस रात को कोस रही थी जब वह किडनैपर से मुकाबला नहीं कर पाई और दोनों में सिर्फ एक बच्चे को बचा पाई। रोते रोते अनिका का सर ज़मीन पर पटका, मगर उसे शारीरिक दर्द से बहुत ज़्यादा मानसिक दर्द हो रहा था। वह अपने बेटे को याद कर करके अपने आप को कोस रही थी। तभी अनिका के कान पर अचानक आर्यन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आर्यन उससे कह रहा था, मैं जिंदा हूँ मॉम, आई एम अलाइव। आपने कुछ नहीं किया, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ।
ये बात सुनते ही रोती अनिका एक सेकंड के लिए शांत हो गई। अनिका हैरानी से आर्यन की ओर देखने लगी। उसने फिर से आर्यन को सुनने की कोशिश की, मगर इस बार भी वह बात सुनाई दी। मॉम, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, प्लीज रो मत। अनिका ने बहुत ही हैरान होकर आर्यन से पूछा, रिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो? आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से अनिका का आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम, मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन मारवा, और मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ। आर्यन की बात सुनकर अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बस फटी आंखों से ही आर्यन को देखे जा रही थी। एक पल में पिछले दिनों में हुई सारी बातें याद आने लगी। किस तरह रिया ने गेम खेलना बंद कर दिया था, रिया को अचानक वह कपड़े बदल कर सामने आना, नीचे शीला मौसी के सामने अरेबिक भाषा में बोला। ये सारी चीज़ें एक बात का सिग्नल साफ दे रही थी कि रिया पिछले दिनों में काफ़ी बदल गई थी। अनिका ने आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर उसे पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अपनी माँ को रोता देखकर आर्यन की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। रोते हुए आर्यन ने अनिका को बहुत टाइट हक कर लिया और रोते हुए कहा, हम मॉम, रिया और मैं ट्विंस है ना, इसलिए हमारी शक्ल मिलती है। वी बोथ आर लाइक्स। हम बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ बताने वाले थे। आई एम सॉरी, हमने बहुत बार हम तुमसे ये बात छुपाई, मगर आज जब तुम्हें मेरे लिए रोते हुए देखा तो मेरा कंट्रोल नहीं हो पाया। मॉम देखो, मैं जिंदा हूँ और मैं जानता कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझे जानबूझकर नहीं छोड़कर गई थी माँ। अनिका को आर्यन की बातों पर कुछ विश्वास होने लगा, मगर अभी भी वह बहुत हैरान थी। अनिका ने आर्यन को धीरे से अलग करते हुए, तुम इतने साल कहाँ थे? आर्यन ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा पूरा नाम आर्यन मारवा और मैं रोहित मारवा का बेटा हूँ। अनिका अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी चल रहा था वह उसके लिए एक सपने जैसा ही था, मगर अपने खोए बेटे को वापस पाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वह ये सपना भी होता तो अनिका पूरी ज़िंदगी इसी सपने में गुजारना चाहती थी। कुछ ही मिनटों में अनिका ने आर्यन को हज़ारों किस दे दी, फिर उसे गले लगाकर रोने लगी। इस बार आर्यन को गले लगाते ही अनिका को इस बात का यकीन हो गया था कि जिस बच्चे की आंख में देखकर उसे एक अनजान कनेक्शन महसूस हो रहा था वह सब कुछ सच था। थोड़ी देर बाद आंसू पूंछते अनिका ने आर्यन से पूछा, अगर तुम यहाँ हो मेरे पास, तो फिर रिया कहाँ है? अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसे शांत करने के लिए रिया ने पूरी कहानी बनाई थी, और इसलिए उसने फिर से एक बार आर्यन से पूछा, देखो रिया, अगर ये तुम्हारी कोई शरारत है तो मम्मा तुमसे बहुत नाराज़ हो जाएगी। अनिका की बात सुनकर आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़कर नीचे लाया और नीचे हॉल में बड़ी नानी शीला मौसी को समझा रही थी। वो उसे ये समझा रही थी कि अनिका के साथ इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। शीला मौसी ने अपनी दलीलें रखना शुरू कर दिया। वाह मम्मी, तुम्हारी वन साइडेड ममता की दाद देती हूँ। तुमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ स्वाति से ही प्यार किया और अब उसके बच्चों से प्यार करती हो। मेरे बारे में कभी सोचा तुमने? तुम जानती हो ना स्वाति हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाकर घर छोड़कर भाग गई थी। तब क्या हुआ था? मेरे मंगेतर ने मुझसे ही शादी तोड़ दी थी। सालों साल तक कंपेनियन की तलाश में मैं भटकती रही, मगर स्वाति की वजह से हमारे खानदान की इज्जत पर जो दाग लगा था वह धोते धोते मेरी सारी जवानी बीत गई। तुम्हें सब पता है क्या गुजरा है हम पर स्वाति की वजह से, और फिर भी हमेशा से उसकी साइड लिए जा रही हो। तब भी और आज भी वह लड़की अनिका बिल्कुल माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। शादी के पहले ही किसी और के बच्चे की मां बन गई है। सब एक चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि यह लड़की भी इसकी माँ की तरह हमारे खानदान का नाम डुबाने आई है। और इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है इस लड़की की नज़र हमारे खानदान के पैसों पर भी है। जैसे ही शीला ने ये बात कही, आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर हॉल में आया। आर्यन ने एक सेकंड के लिए रुककर शीला मौसी गुस्से से देखा, फिर आर्यन अपनी मोम का हाथ पकड़कर मेन डोर से बाहर ले गया। अंजलि मामी को लगा शीला के बर्ताव की वजह से अनिका घर के से बाहर चली गई है। शीला मौसी पर नाराज़ होती हुई अंजलि मामी का, देखो शीला, अगर तुम्हें अनिका और रिया पसंद नहीं तो जब तक वो यहाँ हैं तब तक तुम घर मत आना। और दूसरी एक बात तुम्हें बता दूँ, अनिका एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, उसे हमारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर अंजलि मामी दौड़कर अनिका और रिया को रोकने बंगले के बाहर पहुंची। अंजलि मामी के पहुंचने से पहले ही अनिका गाड़ी लेकर गेट से बाहर निकल चुकी थी। गाड़ी के अंदर आर्यन अनिका को डायरेक्शन दे रहा था। आर्यन अपने फ़ोन में लोकेशन डायरेक्शन ऑन कर रखा था। वह अनिका से कभी राइट मुड़ने को कहता तो कभी लेफ्ट। अनिका रोज़ से आज थोड़ा गाड़ी तेज़ चला रही थी। अपने बेटी
बेटे की मौत की खबर सुनकर अनिका को एक गहरा सदमा लगा था। तब तक वह दोनों बच्चों को एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख लगती, उसके मन की शांति नहीं मिलने वाली थी। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अनिका दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक पोज लोकेलिटी में पहुंची। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े विला बने हुए थे। शहर के बड़े बड़े लोग वीकेंड पर इन विला में हॉलीडेज मनाने आते थे। ये पूरी सिटी मारवा डेवलपर्स ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मारवा खानदान ने शहर से थोड़ी दूर अपना ही एक शहर बनाया था। सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर वो चीज़ देखने पर ये कोई नहीं कह सकता कि ये लोकेशन इंडिया का हिस्सा था। आर्यन ने फ़ोन पर टैप करते हुए अनिका से कहा, अब यहाँ से 4th बंगलो जब आएगा तो गाड़ी गेट के अंदर ले लेना। आर्यन ने बताया। वो बंगला जब नज़दीक आया तो अनिका ने कार की स्पीड कम कर दी। गेट पर सिक्योरिटी ने कार ने रोकते अनिका से गाड़ी का कांच नीचे करने का इशारा किया। अनिका ने जैसे कांच नीचे किया, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर बैठे आर्यन को देखा। आर्यन को गाड़ी देखती आर्यन गार्ड ने रिमोट बटन दबा दिया और गेट पर एक ग्रीन सिग्नल दिया। गेट ऑटोमेटिक खुलने लगा। गाड़ी जब अंदर गई तब अनिका ने देखा कि अभी बंगला तो काफ़ी दूर है। उससे पहले एक मिनी गोल्फ कोर्स, एक स्विमिंग पूल और एक क्लब हाउस से गुजरते उसने बंगलों तक पहुंचना था। अनिका ने बंगलों से काफ़ी दूरी पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद आर्यन और अनिका गाड़ी से उतर गए। आर्यन ने अनिका से कहा, क्या आप मुझे और रिया को एक साथ देखने के लिए तैयार हैं? अनिका अब इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया हो। आगे बढ़कर अनिका ने डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में दरवाज़ा अंदर से खुला और छोटी सी रिया ने अपने सर बाहर निकालते पूछा, मम्मा तुम यहाँ?